नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्प ज्ञान यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको निःशुल्क उपलब्ध करवाएंगे कंप्यूटर साइंस की सारी क्लासेज। चाहे आप राजस्थान में होने वाली कनिष्ठ अनुदेशक की भर्ती की एग्जाम देने वाले हो या डीएसएसबी या एचएसएससी के एग्जाम देने वाले हो, सभी में जो आने वाले इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। आज हम पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, जो कि कंप्यूटर साइंस में एक अच्छा खासा वेटेज रखता है। प्रत्येक कंप्यूटर कंपटीशन एग्जाम में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। उन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जब भी बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जहन में आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की जब बात होती है तो हम जो डेली लाइफ में यूज में लेते हैं वो होता है हमारे पास में, डेली लाइफ में जो हम यूज में लेते हैं वो होता है हमारे पास में डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी कि एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसका बेस 10 है। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है आधार 10, जिसके अंदर रेंज होती है 0 to 9। 0 से 9 तक के नंबर हमारे पास में डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर होता है। उसके बाद आता है हमारे पास में बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम जो कंप्यूटर होता है हमारे पास में वो 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है। हम किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख दें, लेकिन कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करके 0 और 1 की भाषा में ही इंटरप्रेट करता है, उसको समझता है। तो 0 और 1 जो है हमारे पास में वो बाइनरी नंबर सिस्टम है, जिसके अंदर दो नंबर है 0 और 1। उसके बाद आता है हमारे पास में ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है हमारे पास में। जब हमें कोई भी नंबर ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखना है तो उसकी बेस 8 लगाकर हम लिखते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर नंबर्स 0 से लेके 7 तक, यानी कि टोटल 8 नंबर होते हैं हमारे पास में 0 से 7 तक। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 16 होता है। यदि हमें कोई भी नंबर हेक्साडेसिमल में लिखना है तो उसकी बेस 16 लिखते हैं। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर 0 से 9 तक तो नंबर सेम रहते हैं, लेकिन 10 से रिप्रेजेंटेशन अलग हो जाती है। 10 को हम लिखते हैं ए, 11 को लिखते हैं हमारे पास में बी, 12 को लिखते हैं सी, इस तरह से 13 को लिखते हैं डी, 14 को लिखते हैं ई एवं 15 को लिखते हैं एफ, यानी कि 0 से एफ तक की हमारे पास में रेंज होती है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर, 0 से एफ तक की। आगे चलते हैं, हम नंबरों को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नंबरों को या तो हम अनसाइंड या फिर साइंड, दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अनसाइंड नंबर सिस्टम और साइंड नंबर सिस्टम। अनसाइंड नंबर सिस्टम के अंदर केवल 0 की एक ही रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी कि हमें उसमें साइन दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है, ऑटोमेटिक उसको पॉजिटिव साइन माना जाता है। लेकिन जब बात आती है साइंड रिप्रेजेंटेशन की, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस के अंदर साइंड रिप्रेजेंटेशन तीन तरीके से हम कर सकते हैं। साइंड मैग्नीट्यूड, वंस कम्प्लीमेंट एंड टूज कम्प्लीमेंट। साइंड मैग्नीट्यूड के अंदर 0 की दो रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी कि 0 को हम +0 भी लिखते हैं और -0 भी लिखते हैं। इसी तरह से वंस कम्प्लीमेंट के अंदर भी 0 को हम +0 और -0 लिखते हैं, जबकि टूज कम्प्लीमेंट के अंदर 0 की एक ही रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी कि केवल उसे 0 लिखा जाता है। इस तरह से हम एक बिट के रिप्रेजेंटेशन बचा सकते हैं किसके अंदर, टूज कम्प्लीमेंट के अंदर। इसी वजह से कंप्यूटर के अंदर जितनी भी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस होती हैं वो सारी टूज कम्प्लीमेंट के रूप में होती है। आगे देखते हैं हमारे पास में, जहां से लगभग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नंबर सिस्टम्स की रेंज, यानी कि अनसाइंड नंबर सिस्टम है जिसके अंदर 0 की एक ही रिप्रेजेंटेशन होगी और इसके जो रेंज होगी हमारे पास में 0 से 2n-1 तक होगी। साइन मैग्नीट्यूड एंड साइन वंस कम्प्लीमेंट दोनों में 0 की दो रिप्रेजेंटेशन रहेगी और इनकी रेंज रहती है -2n-1 to +2n-1 तक। इस रेंज को डायरेक्टली पूछ लिया जाता है जनरल वे में। दूसरे आता है हमारे पास में साइंड टूज कम्प्लीमेंट। टूज कम्प्लीमेंट के अंदर जो 0 होता है उसकी एक ही रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे पास में और रेंज होती है -2n-1 to 2n-1 तक। इन रेंज को आपको याद करना है, जनरल वे में ये क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। आगे चलते हैं हमारे पास में, अभी तक हमने पढ़ा था नॉर्मल नंबरों को जो कि साइंड और अनसाइंड होते हैं। अभी हम बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, मान के चलो ऐसे हमें इस फॉर्मेट यदि कोई नंबर मिल गया तो ये फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन कहलाता है, जिसके अंदर ये जो फर्स्ट पार्ट होता है वो मैंटिसा एवं ये बेस और ये एक्सपोनेंट कहलाता है हमारे पास में। मैंटिसा, बेस और एक्सपोनेंट, जिसमें पहली बिट जो होती है हमारे पास में वो साइन के लिए रिजर्व रहती है। यदि प्लस साइन है
तो 0 और यदि माइनस साइन है तो 1, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगली जो 8 बिट होती है हमारे पास में वो एक्सपोनेंट के लिए एवं अगली 23 बिट होती है हमारे पास में मैंटिसा के लिए। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से करते हैं हम, सिंगल प्रिसीजन एंड डबल प्रिसीजन। सिंगल प्रिसीजन एंड डबल प्रिसीजन। सिंगल प्रिसीजन के अंदर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं 32 बिट से और डबल प्रिसीजन के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं 64 बिट से। इन 32 बिट को हम डिवाइड करते हैं जिसमें पहली बिट साइन बिट की होती है, 8 बिट एक्सपोनेंट की होती है और शेष बाकी बची 23 बिट मैंटिसा की होती है। इसी तरह से डबल प्रिसीजन के अंदर 1 बिट साइन की होती है, 11 बिट एक्सपोनेंट की होती है और 52 बिट मैंटिसा की होती है। ये हमें डिवाइडेशन बिटों का याद रखना है। आगे चलते हैं हमारे पास में नंबर सिस्टम कन्वर्जन। नंबर सिस्टम कन्वर्जन की जब बात आती है हमारे पास में तो इसको टोटली हम 5 तरीके से पढ़ेंगे। पहला, जब लेफ्ट हैंड साइड में डेसिमल हो, यदि लेफ्ट हैंड साइड में डेसिमल दिया हुआ है, कोई भी नंबर है हमारे पास में, उसके लेफ्ट हैंड साइड में यदि डेसिमल दिया हुआ है और राइट हैंड साइड में किसी भी बेस में यदि वो चेंज करवाना चाहता है तो राइट हैंड साइड का जो बेस है उस बेस से इस नंबर को डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर हमारे पास में बचता है उसको हम नीचे से ऊपर की तरफ लिख देते हैं। मान के चलो 21 था, 21 को हमें बाइनरी में चेंज करना है, 2 से डिवाइड करते हैं, बेस यहाँ पे 2 है बाइनरी का, तो ये आ जाएगा हमारे पास में रिमाइंडर 1। यहाँ से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। यहाँ से जब दोबारा डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। वैसे ही जब इसको हम दोबारा डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा 0। इस तरह से हमारे पास में नीचे से ऊपर की तरफ इन नंबरों को लिखना है तो हमारे पास में आ जाती है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 0 1 0 1। ये आ गया हमारे पास में बाइनरी नंबर। अगर इसको दोबारा हमें कंफर्म करना है तो हमें ये सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा 1 2 4 8 16 32। ये कम से कम यहाँ 2 की पावर 10 तक हमें याद होना चाहिए। अब ये देख लो हमारे पास में क्या हो गया 1, ये हो गया हमारे पास में 4 और ये हो गया हमारे पास में 16 4 20 और 1 21, यानी कि हमारा जो कन्वर्जन है वो सही है। दूसरा पढ़ते हैं हमारे पास में, जब राइट हैंड साइड में डेसिमल दिया हुआ हो, मान के चलो क्वेश्चन में हमें कन्वर्ट करवा रहा है, किसी भी बेस में चेंज करवाने के लिए बोल रहा है और राइट हैंड साइड में यदि डेसिमल दिया हुआ है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड में अगर डेसिमल दे रखा है तो लेफ्ट हैंड साइड की जो बेस पावर है हमारे पास में उससे हम उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो हमारे पास में राइट हैंड साइड में जो भी डेसिमल वाला बेस नंबर है उस नंबर में हमारे पास में रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। तीसरा होता है हमारे पास में ऑक्टल टू बाइनरी और वाइस वर्सा। ऑक्टल टू बाइनरी और वाइस वर्सा में क्या कहता है कि यदि हमें ऑक्टल नंबर सिस्टम दिया हुआ है उसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो ऑक्टल टू बाइनरी में हमें 3-3 के पेयर बनाने होते हैं। एक बिट को 3 नंबरों से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे 2 यदि हमें लिखना है तो 0 1 0, ये 2 का रिप्रेजेंटेशन हो गया और 4 के लिए हो गया 1 0 0। ये हमारे पास में ऑक्टल टू बाइनरी होता है। जब हमें बाइनरी से वापस ऑक्टल बनाना है तो इधर से लेफ्ट टू राइट 3-3 का पेयर हम बना लेते हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास में 4 को, तो ये वापस हमारे पास में आ गया 24 ऑक्टल में। इसी तरह से हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और वाइस वर्सा, इसमें हमें क्या करना है, जहां हम 3 का पेयर बना रहे थे वहां हम इसमें 4 का पेयर बनाएंगे। उसके बाद आता है अदर कन्वर्जन। अदर कन्वर्जन में बीच में हमें एज ए इंटरमीडिएट के रूप में डेसिमल नंबर सिस्टम यूज में लेना होता है। इसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे कब, जब हम इसी का क्वेश्चन सेट लगाएंगे, उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आगे देखते हैं हमारे पास में यदि किसी नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करना है तो 2's कॉम्प्लीमेंट में फर्स्ट बिट जो होती है हमारे पास में वो साइन को भी रिप्रेजेंट करती है और मैग्नीट्यूड को भी रिप्रेजेंट करती है। यदि हमें -17 रिप्रेजेंट करना है तो -17 रिप्रेजेंट करने के लिए -32 में हम कितना जोड़ें कि -17 आ जाए, तो 15 नंबर वाली बिट्स हम 1 कर देंगे। 8 4 2 1 ये 15 हो गया और ये -32 प्लस 15 -17 ये 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन हो गया। यदि हमें फास्ट कैलकुलेशन करनी है तो ऐसी कंडीशन में हमें ये नंबर याद होने चाहिए 1 2 4 8 16 32 64
कम से कम 2 की पावर 10 तक हमें याद होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हम बिट को 0101 करके और जल्दी से हम बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी नंबर कन्वर्जन कर सकते हैं। अभी आता है हमारे पास में नंबर रिप्रेजेंटेशन। देखो, सबसे छोटी इकाई जो होती है कंप्यूटर में मेमोरी को रिप्रेजेंट करने की, वो होती है बिट, और जिसको स्मॉल बी से लिखा जाता है। एक बिट में या तो 0 होता है या फिर 1 होता है, जिसको हम 2 की पावर 0 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। निबल, 4 बिटों का एक कलेक्शन जो होता है वो कहलाता है हमारे पास में निबल। 8 बिट से मिलकर के क्या बनती है हमारे पास में एक बाइट, और 2 की पावर 3 भी इसको लिख सकते हैं हम बिट रिप्रेजेंटेशन में। इसी तरह से किलोबाइट, किलोबाइट में 1024 बाइट होती है, उसको हम 2 की पावर 10 बिट भी लिख सकते हैं। मेगाबाइट 1024 किलोबाइट, मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट, टेराबाइट, पेंटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट। कई एग्जामों में घटते से बढ़ते क्रम में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, इसका क्रम पूछ लिया जाता है, इसलिए इसका क्रम हमें पता होना चाहिए। अभी चलते हैं हमारे पास में लॉजिक गेट्स की तरफ। लॉजिक गेट्स यानी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यदि हमें कोई भी सर्किट बनाना है तो वो सर्किट जो होता है हमारे पास में वो बनता है किसकी सहायता से? लॉजिक गेट की सहायता से। अभी हम एक एक करके गेटों का अध्ययन करते हैं। पहला होता है हमारे पास में बफर। बफर क्या करता है? जो इनपुट हमारे पास में आ रहा है उस इनपुट को यों की तो आउटपुट में दे देता है, उसको कुछ समय के लिए होल्ड करके रखता है। यानी कि यदि हमारे पास में हमने 0 इनपुट दिया तो बफर से आउटपुट में 0 ही आएगा, 1 इनपुट में दिया तो 1 ही आउटपुट में आएगा। दूसरा आता है हमारे पास में एंड गेट। एंड गेट क्या करता है? ये जो 2 इनपुट हमने दिए हैं, इन दोनों इनपुटों पर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है, यानी कि उनको मल्टीप्लाई करता है। 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 आउटपुट आएगा हमारे पास में 0। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0। एंड गेट को हम लिखते हैं ए डॉट बी। इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड गेट को। ये हमारे पास में इसकी ट्रुथ टेबल हो गई। उसके बाद हम पढ़ते हैं और गेट। और गेट यानी कि एडिशन को रिप्रेजेंट करता है। और गेट ए प्लस बी से रिप्रेजेंट किया जाता है और गेट को, यानी कि जो भी इनपुट में हमारे पास में आ रहा है उन दोनों नंबरों को जोड़ने से हमारे पास में आउटपुट मिल जाएगा। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। उसके बाद पढ़ते हैं हमारे पास में नॉट गेट। नॉट गेट क्या करता है? जो भी इनपुट में हम दे रहे हैं उसका अपोजिट कर देता है, यानी कि 0 को 1 कर देगा और 1 को 0 कर देगा। आगे चलते हैं हमारे पास में एक्सोर गेट। एक्सोर गेट क्या करता है कि कोई भी एक वैल्यू अगर ट्रू है तो हमारे पास में आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा। एक्सोर गेट की जब बात आती है तो इसकी इक्वेशन होती है हमारे पास में a डैश b प्लस a b डैश। ये एक्सोर गेट की इक्वेशन होती है हमारे पास में। तो जब हम इसमें इनपुट देते हैं 0 0 तो आउटपुट हमें मिलेगा 0। 0 1 देते हैं तो आउटपुट मिलेगा 1, और 1 0 देते हैं तो आउटपुट मिलेगा 1। इससे हमारे पास में एक चीज और निकल के आती है, यदि ऑड नंबर ऑफ 1 है तो आउटपुट हमेशा 1 देगा एक्सोर गेट, और इवन नंबर ऑफ 1 यदि है हमारे पास में तो आउटपुट हमेशा 0 देगा। नैंड गेट। नैंड गेट 2 गेटों का कॉम्बिनेशन होता है, नॉट प्लस एंड। नॉट प्लस एंड। एंड गेट के साथ में यदि हम बबल लगा देते हैं तो वो नॉट गेट बन जाता है हमारे पास में। इसके लिए पहले दोनों का हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उसके बाद उसका अपोजिट कर देने से हमारे पास में नैंड गेट आ जाता है। नॉर गेट की जब बात होती है तो नॉर कॉम्बिनेशन होता है नॉट प्लस और का। ये और वाला सिंबल है, इसमें हमने एक बफर लगा दिया तो ये नॉर गेट बन गया हमारे पास में। ये ट्रुथ टेबल आ गई। उसके बाद आता है एक्सनॉर गेट। एक्सनॉर गेट की इक्वेशन आती है हमारे पास में ए बी प्लस ए डैश बी डैश। ये एक्सनॉर गेट की इक्वेशन होती है हमारे पास में ए बी प्लस ए डैश बी डैश, जहां पर हमारे पास में इवन नंबर ऑफ 1 होते हैं, इवन नंबर ऑफ 1 होते हैं, इवन नंबर ऑफ 0 होती है हमारे पास में, वहां पर आउटपुट हमारे पास में 1 मिलता है हमको, किसमें? एक्सनॉर गेट में। अभी पढ़ते हैं हमारे पास में कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 2 तरह के सर्किट्स होते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर आउटपुट डिपेंड करता है ओनली ऑन इनपुट पर, इसके अलावा किसी पे डिपेंड नहीं करता है। आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन इनपुट। जबकि यदि हम बात करें सीक्वेंशियल सर्किट की, सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर आउटपुट डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट एंड पास्ट आउटपुट पर। यानी कि ये यदि हमारे पास में आउटपुट है तो आउटपुट डिपेंड करेगा इनपुट पर, और जो लास्ट प्रेजेंट स्टेट थी हमारे पास में उस दोनों पर डिपेंड करता है हमारे पास में। अभी हम पढ़ते हैं कौन कौन से हमारे पास में
कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं, सीक्वेंशियल सर्किट होते हैं। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट जो होते हैं हमारे पास में अर्थमेटिक एंड लॉजिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हम काम में लेते हैं एडर। एडर के अंदर हाफ एडर, फुल एडर आ जाता है हमारे पास में। सबट्रैक्टर के अंदर भी हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर, कंपेरेटर्स, प्रोग्रामिंग लॉजिक डिवाइस, PLDs। उसके बाद हमारे पास में डेटा ट्रांसमिशन के लिए हम काम में लेते हैं मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर एंड डिकोडर। और कोड कन्वर्जन के लिए काम में लेते हैं बाइनरी, BCD टू डेसिमल, बाइनरी कोड डेसिमल और 7 सीगमेंट डिस्प्ले। अब हमारे पास में हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के अंदर हम पढ़ते हैं हाफ एडर। हाफ एडर का काम में लेता है 2 बिटों को ऐड करने के लिए हम काम में लेते हैं हाफ एडर। और हाफ एडर में जो सम होता है हमारे पास में सम आता है S इक्वल टू A XOR B और कैरी होती है C इक्वल टू AB। इन एक्सप्रेशंस को एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, इसलिए इन एक्सप्रेशंस को याद करना जरूरी है। फुल एडर के अंदर क्या करते हैं हमारे पास में जो कैरी आती है हमारे पास में उसको भी ऐड कर दिया जाता है, यानी कि टू ऐड 3 बिट्स वी यूज फुल एडर। सम A XOR B XOR C और कैरी होती है हमारे पास में AB प्लस BC प्लस AC। हाफ सबट्रैक्टर के अंदर भी जैसे हाफ एडर था उसी तरह से हाफ सबट्रैक्टर है। इसके अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास में डिफरेंस और बोरो। डिफरेंस होता है A XOR B और बोरो होता है A डैश B। 2 बिटों को यदि हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हम हाफ सबट्रैक्टर काम में लेते हैं। इसी तरह से फुल सबट्रैक्टर आता है हमारे पास में 3 बिट को सब्ट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाद आता है मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर क्या करता है मैनी टू 1 कन्वर्ट कर देता है विद द हेल्प ऑफ n सिलेक्शन लाइंस। इसको हम डेटा सेलेक्टर भी बोलते हैं। उसी तरह से डीमल्टीप्लेक्सर क्या करता है 1 to 2 की पावर n में कन्वर्ट कर देता है और n सिलेक्शन लाइंस होती है हमारे पास में। एनकोडर क्या करता है सिग्नल्स को एनकोड कर देता है 2 की पावर n को n में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह से डिकोडर आता है हमारे पास में n को 2 की पावर n में डिकोड कर देता है हमारे पास में। तो अगर आप लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद आगे चलते हैं हमारे पास में 7 सीगमेंट डिस्प्ले। या हमारे पास में जनरल वे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन और ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्जन। तो किस तरह से करते हैं बाइनरी टू ग्रे के लिए फर्स्ट बिट योंकि तो ऊपर से नीचे रख दी जाती है, फिर फर्स्ट और सेकंड का एक्सओर ऑपरेशन किया जाता है। 1 और 0 का जब हमने एक्सओर ऑपरेशन किया तो हमें मिला 1। अगेन 0 और 1 का एक्सओर ऑपरेशन किया तो मिला 1 और 1 और 1 का जब एक्सओर ऑपरेशन होगा तो क्या आएगा हमारे पास में 0। इस तरह से हमने इसको बाइनरी टू ग्रे कन्वर्ट कर लिया। अब वाइस वर्सा करके देखते हैं ग्रे टू बाइनरी में। पहली बिट हम योंकि तो लिख देते हैं, उसके बाद ये जो नीचे हमने बिट लिखी है उस बिट का इस बिट के साथ में एक्सओर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो 1 1 से आएगा हमारे पास में 0, फिर 0 1 का एक्सओर ऑपरेशन करेंगे तो आएगा 1 और 0 1 0 का एक्सओर ऑपरेशन करेंगे तो आएगा 1। इस तरह से बाइनरी टू ग्रे और ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में 7 सीगमेंट डिस्प्ले। आजकल आप जहां भी देखोगे 7 LED जो भी लाइट्स होती है हमारे पास में उन सब में 7 सीगमेंट डिस्प्ले यूज में लिया जाता है। 7 सीगमेंट डिस्प्ले के अंदर ये 7 एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास में A B C D E F G। अब यदि हमें 0 रिप्रेजेंट करना है 7 सीगमेंट में तो G जो एलिमेंट है इसको तो यदि इसको हम ऑफ कर देंगे और बाकी सबको ऑन कर देंगे तो ये एज ए 0 दिखेगा। इसी तरह से यदि हमें 1 रिप्रेजेंट करना है तो B और C को ऑन कर देंगे, बाकी सबको ऑफ कर देंगे, इससे हमारे पास में 1 रिप्रेजेंट हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास में 7 सीगमेंट डिस्प्ले काम करता है। आगे चलते हैं हमारे पास में एक्सेस 3 कोड। एक्सेस 3 कोड क्या कहता है कि जो भी बिट है उसमें यदि हम 3 ऐड कर दें यानी कि 0 1 1 ऐड कर देता है तो हमारे पास में एक्सेस 3 कोड आ जाता है। ASCII एक 7 बिट कोड है जबकि EBCDIC एक 8 बिट कोड है। इसको जनरल वे में क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ASCII वैल्यू की जब बात की जाए तो 0 से 9 तक की ASCII वैल्यू होती है 48 से 57 और स्मॉल a टू स्मॉल z तक 97 से 122 और कैपिटल A टू कैपिटल Z तक ASCII वैल्यू होती है 65 से 90। फिर पढ़ते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट के बाद आता है हमारे पास में सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स। सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स में हमारे पास में 3 तरीके के आते हैं इवेंट ड्राइवन, एसिंक्रोनस, क्लॉक ड्राइवन, सिंक्रोनस और पल्स ड्राइवन। ये दोनों हमारे पास में साइक्लिक होता है और ये नॉन साइक्लिक होता है। सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट के अंदर मोस्टली काम में लिए जाने वाले होते हैं हमारे पास में फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप्स काम में लिए जाते हैं 1 बिट को रिजर्व करने के लिए। फ्लिप फ्लॉप्स काम में लिए जाते हैं। फ्लिप फ्लॉप में पहला आता है हमारे पास में SR फ्लिप फ्लॉप, सेट रिसेट फ्लिप फ्लॉप के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर जो 1 1 वाली कंडीशन होती है उसमें रेस कंडीशन आती है। जनरल वे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1 1 वाली कंडीशन जो रेस कंडीशन होती है वो कौन से फ्लिप फ्लॉप में होती है, तो वो SR फ्लिप फ्लॉप के अंदर रेस कंडीशन आती है
जब दोनों एस और आर पर 1 1 मिल जाता है। तो इस रेस कंडीशन को रिमूव करने के लिए एस आर फ्लिप फ्लॉप के स्थान पर काम में लिया जाने लगा जेके फ्लिप फ्लॉप। टू अवॉइड रेस कंडीशन वी यूज जेके फ्लिप फ्लॉप्स। उसके बाद आता है आपस में डी फ्लिप फ्लॉप, और डी फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, डिले कर देता है थोड़ा सा, आउटपुट हमारे पास में इनपुट के जैसा ही होता है सेम। टी फ्लिप फ्लॉप टॉगल, ये क्या करता है हमारे पास में, आउटपुट को चेंज कर देता है, 1 को 0 और 0 को 1 कर देता है। इसी वजह से इसका नाम है टॉगल फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप। आगे बढ़ते हैं हमारे पास में काउंटर्स के बारे में, काउंटर्स एंड टाइमर्स। काउंटर्स और टाइमर्स काम में लिए जाते हैं काउंटिंग के लिए एवं मेजरिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी और टाइमिंग के लिए काम में लिया जाता है काउंटर्स। काउंटर्स 2 प्रकार के होते हैं, सिंक्रोनस काउंटर और एसिंक्रोनस काउंटर। सिंक्रोनस काउंटर जो होते हैं हमारे पास में, उसमें आउटपुट डिपेंड करता है इनपुट पर और सेम क्लॉक पल्स दी जाती है हमारे पास में, जबकि एसिंक्रोनस के अंदर क्लॉक पल्स सेम नहीं होती है। सिंक्रोनस काउंटर जो होते हैं हमारे पास में, उसके अंदर जॉनसन काउंटर और रिंग काउंटर। जॉनसन काउंटर के अंदर जितने हमने फ्लिप फ्लॉप्स दिए हैं उससे दुगनी स्टेट्स हम प्राप्त करते हैं। रिंग काउंटर जो होता है हमारे पास में, उसमें जितने फ्लिप फ्लॉप है उतनी ही स्टेट्स हमें मिलती हैं। और रिपल काउंटर जो होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर n फ्लिप फ्लॉप से हमारे पास में 2 की पावर n स्टेट्स हमें मिलती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर कोई भी एक रिपल काउंटर है उसमें 4 फ्लिप फ्लॉप्स है तो टोटल कितनी स्टेट्स होगी हमारे पास में, तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 स्टेट्स हमारे पास में 4 फ्लिप फ्लॉप प्रोवाइड करेंगे किसके अंदर, रिपल काउंटर के अंदर। अभी आते हैं हमारे पास में बुलियन आइडेंटिटीज एंड लॉज। देखो, 0 को जब हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। 0 को यदि किसी संख्या में जोड़ा जाता है तो हमेशा वही संख्या आएगी, वही एलिमेंट हमारे पास में आ जाएगा आउटपुट में। यदि हम बात करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, यदि ए बी बार है तो उसको हम लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार। उसके बाद हमारे पास एब्जॉर्प्शन लॉ, ए प्लस ए बी यदि है तो ए को कॉमन लेने से 1 प्लस बी बनेगा। ए प्लस ए बी को यदि हम खोलते हैं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ए ले लेते हैं हम कॉमन 1 प्लस बी, और जहां भी 1 के प्लस में कुछ भी आ जाता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। ये कहलाता है एब्जॉर्प्शन लॉ। रिडंडेंसी लॉ, ए बी प्लस ए बी बार है तो ऐसी कंडीशन में उसको डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। कैसे, इसमें से यदि हम ए कॉमन ले लेते हैं तो आएगा हमारे पास में बी प्लस बी बार, यानी कि कोई भी एलिमेंट है और उसका कंप्लीमेंट है, यानी कि वो 0 प्लस 1 होगा या फिर 1 प्लस 0 होगा, यानी आउटपुट में हमें यहाँ से 1 मिलने वाला है और एक को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आउटपुट हमेशा 1 आएगा। ये कहलाता है हमारे पास में रिडंडेंसी लॉ। अगर सेम एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया जाता है तो सेम एलिमेंट आता है, सेम एलिमेंट को ऐड किया जाता है तो भी सेम एलिमेंट आता है। यदि हम ए मल्टीप्लाई ए बार, यानी एक एलिमेंट को उसके कंप्लीमेंट के साथ यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा 0 आएगा, और उसके कंप्लीमेंट के साथ ऐड करते हैं हमेशा वही एलिमेंट आएगा। एक्सओर ऑपरेशन, ए बार बी प्लस ए बी बार ए एक्सओर बी। एक्सओर को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, और एक्सनॉर गेट जो होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह। उसके बाद आते हैं हमारे पास में, ये हमारे पास में ऑपरेशंस होते हैं, और ऑपरेशन ए प्लस बी, एंड ऑपरेशन ए डॉट बी, ए एक्सओर बी और ए कंप्लीमेंट। यदि हमारे पास में इक्वेशन दी हुई है और उस इक्वेशन को हमें मिनिमाइज करना होता है, यानी कि नंबर ऑफ गेट्स यदि हमें कम करने हैं तो उस एक्सप्रेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा, ताकि हमें उस सर्किट को बनाने में कम से कम गेट्स की आवश्यकता हो। तो इसके अंदर मिनिमाइजेशन टेक्निक 2 तरह की होती है हमारे पास में। विद द हेल्प ऑफ के मैप भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं और बूलियन सिंप्लीफिकेशन से भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। के मैप का 2 तरह से ओरिएंटेशन होता है हमारे पास में, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम। सम ऑफ प्रोडक्ट के अंदर मिन टर्म काम में ली जाती है और प्रोडक्ट ऑफ सम के अंदर मैक्स टर्म काम में ली जाती है। इसके अंदर 0 हाई को रिप्रेजेंट करता है, 1 लो को, जबकि प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट के अंदर 1 हाई को रिप्रेजेंट करता है और 0 लो को। बूलियन सिंप्लीफिकेशन की सहायता से हम एब्जॉर्प्शन लॉ, रिडंडेंट लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ रूल यूज करके जो भी एक्सप्रेशन हमें दी हुई है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। के मैप में जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास में एक टर्म आती है डोंट केयर। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डोंट केयर की वैल्यू होती है, उसमें ऑप्शन में दिया हुआ होता है 0 1 0 और 1 0 एंड 1। तो ऐसी कंडीशन में हमें
0 और 1 सेलेक्ट करना है, यानी कि डोंट केयर की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, इनमें से कोई भी एक वैल्यू होती है डोंट केयर की। आज हमने पढ़ा था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आपको ये सारी वीडियो की कंसेप्ट समझ में आई हो तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।